So hey everyone, welcome back to the channel and welcome back to another video. So basically इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर सीए फाउंडेशन। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर मेरा अप्रोच कैसा था, थ्योरी सब्जेक्ट में कैसे करता था, मैंने क्या केमिस्ट्री के क्लासेस लेते टाइम एंड एक बेस्ट बोनस टिप जिसके बिना तो आप सीए फाउंडेशन पास कर ही नहीं सकते। सो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर सीए फाउंडेशन। बट उससे पहले एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन का आंसर कर दूं कि कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम सीए फाउंडेशन यूट्यूब से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से पास हो सकते हैं। एब्सोल्युटली हो सकते हो। मैंने सीए फाउंडेशन यूट्यूब से ही किया था एंड हमारी कम्युनिटी में कई सारे मेंबर्स है जो कि यूट्यूब से ही किए थे। सो आप भी कर सकते हो अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉपरली स्टडी करते हो तो। सो काउंसिल में आपको सजेस्ट करूंगा सीए हार्दिक माचंडा सर एंड सीए पराग गुप्ता सर। ये दोनों ही सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। आपको इनके चैनल पर अकाउंट के सारे चैप्टर के लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप वहां से कर सकते हो। एंड बात करेंगे लॉ की, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आईजी सर एंड अरुण छाबरा सर। आईजी सर के लेक्चर बहुत मस्त होते हैं और उनके एग्जाम्पल तो इतने फनी होते हैं ना कि आप उनके क्लास में कभी बोर्ड होंगे ही नहीं। और वो चैप्टर हो जाने बस समरी राइटिंग भी करवाते हैं, जिससे आप बाद में पूरे चैप्टर को इजीली रिवाइज कर सकते हो। एंड बात करेंगे एमएसएलआर की, तो यहाँ पे मैं आपको दो टीचर सजेस्ट करूंगा, सीए निशांत कुमार सर एंड सीए प्रणव पोपट सर। ये दोनों सर के लिए जितना बोलो उतना ही कम है, बिकॉज ये दोनों सर का टीचिंग स्टाइल इतना मस्त है कि जो नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट है ना, उसी मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं एक सर को और ऐड करना चाहूंगा, आकाश अग्रवाल सर। इनके चैनल पे आपको प्रीवियस 10 ईयर के एमटीपी, पीवाईक्यू और एडिशनल क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बट इनके चैनल पे तभी जाना जब आपके मैथ्स के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ गए हो, बिकॉज ये सर रेगुलर लेक्चर नहीं लेते, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। एंड लास्ट इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एमबी सर एंड सीए हार्दिक माचंडा सर। मैंने यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए दो दो टीचर सजेस्ट किया हो, तो इनमें से एक टीचर को कैसे सिलेक्ट करना है। देखो बेसिकली आप उनके चैनल पे जाना एंड उनके एक एक दो दो लेक्चर देखना, जिसका टीचिंग स्टाइल आपको सबसे बेस्ट लगेगा उनको सिलेक्ट कर लेना। और हाँ, अजी सर, निशांत कुमार सर, प्रणव पोपट सर एंड एमवी सर, ये चारों सर के ना कुछ चैप्टर के लेक्चर किसी और चैनल पर मिलेंगे, कुछ किसी और चैनल पे। तो आप बेसिकली यूट्यूब पे जाना, सर्च करना चैप्टर का नाम एंड बाय दिस सर, तो आपको लेक्चर्स आ जाएंगे। एंड अब बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट को लेकर मेरा अप्रोच कैसा था, मैं कैसे स्टडी करता था। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग किया था अकाउंट्स, लॉ और मैथ्स से। मैं डेली मंडे टू फ्राइडे के दो दो लेक्चर लेता था। बट यहाँ पे मैंने एक गलती किया कि मैं इकोनॉमिक्स ना बहुत लेट स्टार्ट किया। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स भी इनके साथ स्टार्ट कर देना, एटलीस्ट एक लेक्चर के साथ तो स्टार्ट कर देना, ताकि आपका टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाए। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे 7 क्लास एक दिन में कैसे देखेंगे। सो आप यहाँ पे टेंशन मत लो, फाउंडेशन में एक क्लास 1 आवर का ही होता है और आप उसे 1.5x 2x पे देखोगे तो कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एंड बिलीव में स्टार्टिंग एक दो वीक आपको प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आपका हैबिट खुद बन जाएगा। सो बात करेंगे अकाउंट्स और मैथ्स की, तो मैं अकाउंट्स और मैथ्स के डेली मंडे टू फ्राइडे दो दो क्लास लेता था। बस अगले दिन दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस डे सर जो पढ़ाए थे ना, उसे मैं रिवीजन कर लेता था। हाँ सर ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, ऊपर ऊपर से रिवीजन कर लेता था। बाकी सैटरडे और संडे को मंडे टू फ्राइडे सर जो भी पढ़ाए थे ना, उसका मैं पूरा डिटेल रिवीजन करता था एंड जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसको मैं प्रैक्टिस करता था। एंड कोई भी चैप्टर खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं करता था, मैं पहले वो चैप्टर को पूरा डिटेल में फिर से रिवीजन करता था एंड फिर से जो भी जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर में उसकी प्रैक्टिस करता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मंडे के दिन मेरा कोई चैप्टर खत्म होता है, तो मैं ट्यूसडे को डायरेक्ट दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं ट्यूसडे के दिन वो चैप्टर को डिटेल में रिवीजन करूंगा फिर से एंड फिर से जो भी जितने भी क्वेश्चन उसमें है वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। फिर वेडनेसडे को जाकर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और सर ना मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे, तो मैं इनको ना बुक में नोट डाउन भी करता था, जैसे एक्सरसाइज 5B का 10, 13, 14 और सब पेज नंबर का रेफरेंस ना मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन पे दे देता था, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस करूंगा ना और इनकेस मुझे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं सीधा पेज नंबर देखूंगा और जाके इसका सॉल्यूशन देख लूंगा नोटबुक में। इस सब का बहुत टाइम सेव होएगा। और जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था ना, तो मैंने ऐसे टिक मार्क कर लेता था जो जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगता था, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करूंगा ना, तो ये सब क्वेश्चन को ना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। एंड बात करेंगे लॉ की, तो लॉ का भी सेम था, डेली मंडे टू फ्राइडे दो दो क्लासेस लो, बस अगले दिन दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस डे का रिवाइज कर लेता था। एंड सैटरडे संडे को जो भी मंडे टू फ्राइडे सर पढ़ाए होते उससे एकदम डिटेल रिवीजन करता था। बट मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा था, मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एग्जाम के कुछ 1 मंथ पहले स्टार्ट किया था, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था आंसर राइटिंग करने में। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैटरडे संडे को जब डिटेल रिवीजन करोगे तो उस दिन 2 दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेना। और जब आप लॉ की क्लास लोगे ना, तो सर आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देंगे, चार्ट्स बनवाएंगे, तो वो चार्ट्स और एग्जाम्पल को ना आप अपने बुक के ना किधर साइड में लिख लेना। ये रिवीजन करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, ये प्रोविजन अगर कुछ पढ़ते हैं ना, तो याद नहीं आता है क्या कॉन्सेप्ट इसमें था, और जैसे एग्जाम्पल चार्ट्स को देखते हैं ना, तुरंत याद आ जाता है कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट था। एंड बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो इसका भी सेम था, बट मैं यहाँ पे भी एक मिस्टेक कर रहा था।
जब मैं सैटरडे संडे को डिटेल रिवीजन करता था ना, मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा था। बट इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो ना, तभी आपको पता चलता है कि आपको कितने कौन से पार्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैटरडे संडे को जब डिटेल रिवीजन करोगे तो उस दिन 40-50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेना। और इकोनॉमिक्स में मैंने कुछ खास नोट्स नहीं बनाए थे। मैं बेसिकली क्लास हो जाने के बाद ना, मैं पूरा लाइन टू लाइन रीड करता था, पूरा 1-2 बार फर्स्ट और सेकंड में पूरा लाइन टू लाइन रीड करता था। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंस दिखता था या फिर जो भी सर ने इंपॉर्टेंस बताए होते, उसे मैं हाईलाइटर से मार्क कर लेता था, ताकि जब मैं थर्ड टाइम से रिवीजन करूंगा ना, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ ये हाईलाइट्स पॉइंट वाले को ही पढ़ूंगा। एंड लास्ट बोनस पे आ गए। सो देखो, जितनी भी अच्छे से क्लासेस वॉच करो, जितनी भी अच्छे से स्टडी कर लो, बट रिवीजन नहीं करोगे ना, तो इन सबका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। एक बार के लिए तो कहा जाता है कि नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, बट जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो। और हम अपनी स्टडी में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कौन से चैप्टर का रिवीजन हो गया है, कौन से चैप्टर का रिवीजन बाकी है। और जब रिवीजन करने जाते हैं तो इतना बड़ा गैप हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि मैंने चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक्सेल शीट बनाया हूँ, जिससे आप अपनी स्टडी को प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह है। सबसे पहले टॉप पर ये एक लाइन है जो आपको मोटिवेट रखेगा स्टडी करने के लिए। सो बेसिकली आप यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए बीआरएस का लिखा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड वो चैप्टर कभी स्टार्ट हुआ और लेक्चर लेके कभी खत्म हुआ, उसका डेट। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस चैप्टर का ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हो इलस्ट्रेशन नंबर 5th, 6th, 10th, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2nd, 4th, आरटीपी का May 20 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4A। इससे आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता रहेगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। और जब आप इसका रिवीजन करोगे ना, तो उसका डेट भी लिख देना, ताकि आपको पता रहे कि आपने ये डेट को इसका रिवीजन किए थे, और उस हिसाब से आप अपने आने वाले रिवीजन को शेड्यूल कर सकते हो। और रिवीजन डेट के नीचे मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हूँ, जहाँ पे आप रिव्यू लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा हूँ डू मोर प्रैक्टिस ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 5। सो अगर आप इस शीट को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो ना, तो आप अपने स्टडी को एकदम अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। सो गाइस, वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैंने तो आपके अदर सीनियर रिप्लाई जरूर कर देंगे। बाकी मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।